नमस्कार दोस्तों, जीके वीके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज में आज हम 1857 की क्रांति, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, इन सभी से जुड़े प्रश्नों का संपूर्ण और तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। क्योंकि इन चारों सेक्शन से हर साल एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए यह वीडियो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप बिना किसी स्किप किए अंत तक बने रहें। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह क्लास। आज की क्लास में पहला टॉपिक है 1857 की क्रांति, जिसमें पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। इन राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने और एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर है मेरठ। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। कर्नल करमाइकेल स्मिथ ने चर्बी लगे कारतूस भारतीय सैनिकों को देने का आदेश दिया, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था। अतः इससे नाराज तीसरी बंगाल नेटिव कैवेलरी, तीसरी रेजिमेंट लाइट कैवेलरी के 90 में से 85 सैनिकों ने इस कारतूसों के खिलाफ बगावत कर दी। 9 मई 1857 को मेरठ के परेड ग्राउंड में इस बगावती सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया। इस कृत्य से क्रुद्ध इन सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है मेरठ से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अधिकारियों की अक्षमता। अन्य कारण में देखते हैं, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये सही है, ये कारण थे 1857 के विद्रोह का। दूसरा है, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। तीसरा, भत्ते की रोकथाम। ईसाई धर्म फैलाने के लिए अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कई कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई। ध्यातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य भड़काया। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। अवध यानी लखनऊ, लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, एक से अधिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक,
सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ मई 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब के द्वारा तथा फैजाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल की भूमिका 1857 के विद्रोह में संदेहात्मक थी। ब्रिटिश स्रोतों के अनुसार वह विद्रोहियों की सहयोगी न होकर अंग्रेजों के साथ समझौता करने वाली तथा विद्रोह को कमजोर करने वाली कड़ी थी। हालांकि कुछ स्रोतों में कहा गया है कि जीनत महल ने 1857 के विद्रोहियों के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन इस कथन की पुष्टि किसी विश्वस्त स्रोत से नहीं होती है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न के सभी विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर विकल्प ई होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इसका सही उत्तर होगा बी, हैदराबाद का निजाम। उपर्युक्त विकल्पों में से हैदराबाद के निजाम ने कभी भी कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। विजयनगर के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1808 से 9 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः मद्रास प्रेसिडेंसी के चीनापट्टन के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के येओला या येवला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना धोंधो पंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, बाजीराव द्वितीय के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। इन्हें सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, यानी साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को
या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के महाराजा, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण के ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। अवध, लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था। उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित और एकीकृत कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? पहला, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विचार करना है। कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण भी है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है,
1857 के विद्रोह का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रोहिलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव, अन्य नाम भारत सचिव, भारत मंत्री का पद तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय परिषद की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भी भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1858। अगला प्रश्न देखते हैं, 1858 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कौन कौन से वे प्रांत थे जहां से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन बंगाल, बिहार और अवध के उच्च जाति के हिंदुओं से हटकर अंग्रेजों द्वारा लड़ाकू नस्लें कहे जाने वाले लोग, विशेष रूप से डोगरा, जाट, राजपूत, बलूचियों, गढ़वाली, गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया गया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम प्रांत यानी यूपी के थे। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। किनके अनुसार? जॉन सीले के अनुसार, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? वही प्रश्न है, वी.डी. सावरकर। फिर आगे के प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पील आयोग। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज में नव संगठन के लिए गठित पील आयोग ने कहा कि रेजिमेंटों में भिन्न जाति समुदाय को मिश्रित रखने का सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 का रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा था कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस एन सेन। डॉक्टर एस एन सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेताओं की सूची 1 को उनके क्षेत्र की सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से चयनित उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। सबसे पहले सूची 1 में नेताओं के नाम दिए गए हैं। पहला है कुंवर सिंह, दूसरा हजरत महल, तीसरा खान बहादुर। सूची 2 में फैजाबाद, बरेली और जगदीशपुर। एक और विकल्प है जिसमें मौलवी अहमदुल्ला और लखनऊ दिया गया है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, सी होगा, यानी कुंवर सिंह जगदीशपुर से, हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। तो ये मिलान कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको किनका कौन सा जगह था, कहां से किसने नेतृत्व किया था, अवश्य याद रख लें। अगला टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। इसमें पहला है नील विद्रोह किसके बारे में था? तो विकल्प ए है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। विकल्प बी है, रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। ऑप्शन सी है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। डी, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु चरण विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के विश काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। अगला प्रश्न नहीं है बल्कि उसी की व्याख्या है जो आगे लिखा गया है। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक लगभग सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका थी या रही। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र ने। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? इसका भी सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। रिपीट हो रहा है बार बार यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यह है सन्यासी विद्रोह का। बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर रचित आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो यह सन्यासी विद्रोह का उल्लेख होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित किया था? तो रामोशी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोशी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें आजीवन निर्वासन की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन, कुछ स्रोतों में इनकी मृत्यु का कारण तपेदिक बताया गया है, से इनकी मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है, रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इसका सही उत्तर होना चाहिए पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत। देख लेता हूं क्या है इसका सही उत्तर। इसका पश्चिमी घाट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया। रामोशियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी नाइक के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। इन्होंने 1818 से 19 ईस्वी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करम शाह ने। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी शुरुआत करीम शाह द्वारा की गई थी। यह वस्तुतः गारो जनजातीय से संबंधित विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह बंगाल के शेरपुर और मैमन सिंह के क्षेत्रों में मुख्य रूप से विस्तृत था। मैमन सिंह के क्षेत्र यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में स्थित यह क्षेत्र। शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू यानी कि टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोंड। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1846 या 1855 ईस्वी
इस अवधि के पूर्व और उपरांत भी यह आंदोलन चलता रहा। यह काल मुख्य रूप से चक्र बिशोई के नेतृत्व वाला है, यानी कि चलता रहा यह काल मुख्य रूप से चक्र बिशनोई के नेतृत्व वाला है, तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिशोई ने किया। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी कि मरीहा को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी यानी 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। पातोगन संगमा या पातोंगन नेंग मिनाज संगमा एक गारो आदिवासी नेता थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। वह दिसंबर 1872 में बेजोड़ वीरता और साहस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। अगला प्रश्न है किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। बिहार के संथालियों ने 1855-56 में ब्रिटिशों द्वारा लगाए गए कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण मुख्यतः भारी कर, महाजनी शोषण, जमींदारी दखल और औपनिवेशिक प्रशासन राजस्व तंत्र था। यह विद्रोह औपनिवेशिक शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समुदायों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि सिंहभूम जिले में, सिंहभूम के क्षेत्र में। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1832 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा 1832 से 1833 ईस्वी तक किया गया। हौज विद्रोह हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1820-21 के दौरान। हौज यानी कि हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र वर्तमान झारखंड राज्य का पश्चिमी सिंहभूम जिला था। अगला प्रश्न है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है में 1914 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत तथा तुरिया भगत ने किया। इस आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्यों के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी झारखंड। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था जो भारत के झारखंड राज्य के उरांव समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ में धार्मिक था, किंतु धीरे धीरे इसका लक्ष्य राजनीतिक हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है बिरसा मुंडा का विद्रोह, तीसरा ताना भगत आंदोलन, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। वहीं बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु राम सिंह।
कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून यानी कि म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। मगुई यानी म्यांमार में इनकी मौत 1885 में हो गई। अगला प्रश्न है, कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सिख धर्म को परिष्कृत करना। प्रश्न है अगला प्रश्न, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, ए तो खिलाफत आंदोलन की। इसकी व्याख्या देखते हैं कि केरल प्रांत के मालाबार में मोपला काश्तकारों का आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर था। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए थे कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका भी उत्तर होगा केरल। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ, तो किसके नेतृत्व में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसान सभा के नेतृत्व में तेभागा आंदोलन हुआ था। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। बंगी प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जूतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की किस चीज का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न, माफ कीजिएगा, ये प्रश्न नहीं बल्कि इसका डिस्क्रिप्शन है, व्याख्या। 1940 के दशक में तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ। उस समय किसानों को आधा हिस्सा बटाईदारों को देना पड़ता था, जबकि किसानों ने फसल का केवल 1/3 हिस्सा देने के लिए तेभागा आंदोलन चलाया। अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला प्रश्न है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो पहला प्रश्न देखते हैं, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। अतः इसके प्रत्युत्तर में कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा जुलाई 1854 में एक नीति पत्र जारी किया गया, जिसे वुड्स डिस्पैच या वुड का नीति या घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार की, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच यानी वुड घोषणा पत्र ने निम्नलिखित सिफारिशें की। पहला, उच्च शिक्षा का अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की। लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में
एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी 1835। भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े प्राच्य पाश्चात्य विवादों को दूर करने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल में एक विधि सदस्य मैकाले को 1834 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का प्रधान नियुक्त किया, जिसका कार्य भाषा संबंधी विवादों पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना था। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरणार्थ या मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना की गई। मैकाले द्वारा प्रस्तुत स्मरणार्थ की मुख्य सिफारिशों को गवर्नर जनरल बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया। अगला प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा टी.बी. मैकाले ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के मिनट्स द्वारा रखी गई थी। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्त भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो, पर विचारों और रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश द्वारा रखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिनट्स। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी आधुनिक शिक्षा से भी संबंधित था, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से भी संबंधित था और सामाजिक सुधार से भी। 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश का निर्देश था, अतः विकल्प डी सत्य है। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना संसदीय विधान बीएचयू अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बहुत फेमस विश्वविद्यालय है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैंने ग्रेजुएशन और पीजी के कुछ वर्ष वहीं पर बिताया था। मेरी ग्रेजुएशन वहीं पर हुई है, इसलिए मुझे गौरवान्वित महसूस होता है जब भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम आता है तो एक अलग ही फीलिंग होती है। आगे है अगला प्रश्न, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। एक और बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरी जो शिक्षा हुई है इतिहास विषय से ही संबंधित विषय से हुई है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व संस्कृति से संबंधित सब्जेक्ट होते थे, उससे मैंने ग्रेजुएशन किया है और इसी अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए इस चैनल की शुरुआत किया है मैंने। तो इस अनुभव को शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद है कि आप मुझसे कुछ सीख पाएंगे और मैं भी आप लोगों के कमेंट्स सेक्शन से जो कमेंट करते हैं आप लोग, उससे सीख पाऊंगा बहुत कुछ। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने
शैक्षिक सुधारों के तहत वर्ष 1902 में सर टॉमस रेली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। अगला प्रश्न है, डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए वर्ष 1902 में सर टॉमस रेली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1904। अगला प्रश्न है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड हेयर ने। वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव, डेविड हेयर, राधाकांत देव तथा दीवान बैद्यनाथ मुखर्जी आदि ने की थी। राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के गठन से संबंधित कानूनी प्रशासनिक विनियमन 10 जुलाई 1800 को स्वीकृत हुए, जबकि कॉलेज की औपचारिक स्थापना 4 मई 1800 को की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं की शिक्षा देना था। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1906। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। आधिकारिक अभिलेखों एवं प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की सही तिथि 11 मार्च 1906 है, न कि 15 अगस्त 1906। 11 मार्च 1906 को कलकत्ता में सार्वजनिक सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वदेशी शिक्षा अभियान का पहला ठोस कदम माना जाता है। विकल्प में दिया गया 15 अगस्त 1906 वह दिन जब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तत्वावधान में पहला राष्ट्रीय कॉलेज आरंभ हुआ, बंगाल नेशनल स्कूल। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, एक से अधिक होना चाहिए। 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। तो पहला है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करने, उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। तीसरा, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917।
सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा संबंधी था। वर्ष 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। दोस्तों, अगला टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1835, 1867, 1878 और 1908। सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। इसके पश्चात प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार का होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जनभावना को भड़काने का आरोप हो। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। ध्यातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देशी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा किसी जिले का कोई मजिस्ट्रेट या किसी नगर के प्रेसिडेंसी नगर के पुलिस आयुक्त जिसकी स्थानीय अधिकार सीमा के अंतर्गत कोई समाचार मुद्रित तथा प्रकाशित किया जाता है, यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बंद पत्र पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। दूसरा, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। तीसरा, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू किया, जिसने सरकार को तथाकथित सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने की शक्ति दी। ध्यातव्य है कि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र को इस अधिनियम से छूट दी गई और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें विनियमित नहीं किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के पास यह अधिकार था कि वह समाचार पत्र के किसी भी प्रिंटर या प्रकाशक को एक निश्चित प्रकार की सामग्री न छापने का आदेश दे सकता था और आपत्तिजनक समझी जाने वाली किसी भी मुद्रित सामग्री को जब्त कर सकता था। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया। इस अधिनियम की सबसे निकृष्टतम विशेषताएं थी अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस के बीच भेदभाव। दूसरा, अपील का कोई अधिकार नहीं।
वीपीए के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और अन्य समाचार पत्रों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। वीपीए मतलब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। विदित हो कि इस कानून को 1882 में वायसराय के रूप में लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के संपादक को प्रकाशन से पहले पुलिस द्वारा सामग्री की समीक्षा करवानी होती थी। अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लीडर। फ्री प्रेस जर्नल 1928 ईस्वी में एस सदानंद द्वारा स्थापित एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन मुंबई से किया गया। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द लीडर की स्थापना हुई। वह उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, द बंगाली और मराठा, जिसे महारत्ता भी कहा जाता है, प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, यानी कि सर विलियम जोन्स द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 ईस्वी में हुई। सोसाइटी का नाम पिछली 2 शताब्दियों के दौरान कई बदलावों से गुजरा, जैसे द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और जुलाई 1951 से इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1984 से एशियाटिक सोसाइटी को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम जोन्स ने। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली मिशनरी। भारत में 16वीं सदी के मध्य में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी रिगोवा में लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1931 में। द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था। इस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1931 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो ए 1835, 1868, 1878 और 1908। 1835 का प्रेस अधिनियम को मेटकॉफ अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसने भारतीय प्रेस पर लगे पूर्व के प्रतिबंधों को हटा दिया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई देशी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र नहीं निकाल सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र अपराध के लिए उकसाने अधिनियम लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया। इस अधिनियम को सरकार के विरुद्ध बढ़ती उग्र भावनाओं, कटु आलोचनाओं तथा उग्र दल के उदय एवं विकास से निपटने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तारकनाथ दास। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक मासिक पत्रिका जनरल तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा?
डैश हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है, डैश और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा द इंडियन मिरर। इंडियन मिरर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपर्युक्त लेख द इंडियन मिरर अखबार ने अपने जनवरी 1886 के अंक में लिखा था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो समाचार पत्र और संपादक दिए गए हैं। द हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, द बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सुमेल करना है, सीधा इसका सुमेल करते हैं, सुमेलित उत्तर देखते हैं। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आज का नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक है आज के सेशन का। तो पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को नहीं किया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग के सर्वाधिक प्रभावित किया, मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। अगला है, फराजी कौन थे। तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी यानी कि फरैजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। 1862 ईस्वी का समय फराजी आंदोलन का मुख्य चरण था, किंतु यह आंदोलन आगे भी जारी रहा, किंतु इसकी गति मंद पड़ गई। अगला प्रश्न है, फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका के ताईयूनी आंदोलन किसने चलाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जौनपुर के करामत अली ने। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 ईस्वी में ढाका में ताईयूनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। नोट है, ताईयूनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 ईस्वी में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है या कहा गया है। अगला है, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की।
उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदांत ग्रंथों, वेदांत सूत्र, वेदांत सार आदि का और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, वर्ष स्टार मार्क किया गया है। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और ब्रह्म पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। ब्रह्म समाज में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। ब्रह्म समाज में रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती विनियमन 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1868 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनिक वर्ग द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1897 में। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो औपनिवेशिक शासन और जनता की व्यापक गरीबी और पीड़ा के दौरान पैदा हुआ था, भारतीय आध्यात्मिकता का आधारित था। स्वामी विवेकानंद हृदय व आत्मा से सच्चे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रवाद आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था।
अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज। दयानंद सरस्वती मूलशंकर ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो कहा का नारा दिया। स्वामी विवेकानंद माफ कीजिएगा स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप में एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए। पुनः उसे 1877 ईस्वी में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से एक थे। 1893 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, अन्य नाम महात्मा मुंशीराम और लेखराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानाडे रही हैं। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। यदि विकल्प में ए रमाबाई नाम होता तो यही उत्तर होता है। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना था और तारांकित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम HP ब्लावत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला जो अब यूक्रेन देश की निवासी हैं, मैडम HP ब्लावत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट, विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्डयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। भारत में इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम HP ब्लावत्स्की। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई
मजदयान सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन पहचानिए। यानी इसमें संस्था के नाम दिए गए हैं और विकल्प में उसके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। इस दोनों को संयोजन करना है, मिलाना है कि कौन से विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, यानी कि प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग। वही यंग समाज की बात करते हैं, यंग इंडिया की बात करते हैं तो मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, और रहनुमाई मजदयान सभा के लिए नौरोजी फुरदौनजी ने। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया जैसे समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदौनजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प बी सही संयोजन है। अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ। तो ये है ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक स्वरूप था। वर्ष 1919 में प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाडार। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली तमिलनाडु में भयंकर दंगे हुए। इसमें नाडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नाडार और मरावर समुदाय के मध्य शिवकाशी यानी कि विरुद्धनगर जिला संघर्ष में यह दंगा हुआ। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थे? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह रामकृष्ण परमहंस से लगभग 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। यानी मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर ही था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वेद विरुद्ध मत खंडन प्रमुख हैं। वेद विरुद्ध मत खंडन प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एच.एस. साठे, एच.एस. चिपलुनकर, जी.वी. जोशी आदि के सहयोग से की गई थी। इस सभा में रानाडे का प्रवेश 1871 ईस्वी में हुआ था। रानाडे ने इस सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, जिससे इस सभा की लोकप्रियता में वृद्धि हुई।
पूना सार्वजनिक सभा में रानाडे के अमूल्य योगदान के कारण उन्हें इस संस्था का संस्थापक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एम जोशी, माफ कीजिएगा एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC शीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपको पुस्तक के नाम दिए गए हैं, वहीं सूची 2 में उनके लेखक के नाम दिए गए हैं। तो देखते हैं, इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा कि सही सुमेल इस प्रकार है, भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र नाथ टैगोर और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, समाज सुधारकों की सूची 1 को उनके समाजों की सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चयन करना है। तो सूची 1 में ब्रह्म समाज दिया गया है, रामकृष्ण मिशन दिया गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और विधवा विवाह समाज। दूसरी तरफ विष्णु शास्त्री पंडित, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर या सही सुमेल इस प्रकार है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। इस प्रकार विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ही ये एक नया टॉपिक है जो कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले